औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है मैकेनिक्स 2, और इसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, इसको हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। मोमेंटम के बारे में आपने पहले स्टडी कर लिया कि आर क्रॉस पी या एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। यानी कि कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही हो, ठीक है जी, कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही हो तो वो बॉडी जो है वो एंगुलर मोमेंटम को पोजेस करती है। हमने एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी भी निकाल के देखा था, रिलेशन भी निकाल के देखा था टा का। तो हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट की थी कि जब एक्सटर्नल टार्क जो है वो एक्ट करता है किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, व्हेन एक्सटर्नल टार्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक्सटर्नल टार्क, तो जब एक्सटर्नल टार्क एक्ट करता है तो टा एक्सटर्नल हमने निकाला था डी एल ओवर डी टी। ये रिलेशन आप रिकॉल करें कि जब टार्क एक्ट करता है, जब टार्क जो है वो एक्ट करता है किसी सिस्टम के ऊपर, एक्सटर्नल टार्क, तो उसका मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज जो है वो होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कहें कि टा एक्सटर्नल जो है वो ज़ीरो के बराबर है, इधर पुट कर दूँ तो डी एल ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और इसको अगर मैं लिख लूँ कि डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो डी टी और दोनों साइडों के ऊपर इंटीग्रल ले लूँ, ठीक है, तो ज़ीरो की इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगी आपके पास? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टार्क ज़ीरो हो, कोई एक्सटर्नल टार्क ना एक्ट कर रहा हो, तो वो सिस्टम जो है उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, in the absence of external torque, the total angular momentum of the system remain constant। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज लॉ ऑफ conservation of angular
मोमेंटम। तो इसको यानी कि L इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन टा एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो है ये दोनों मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स दोनों में वैलिड है। आपको पता ना रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कौन सी होती है, जहाँ पे पार्टिकल जो है वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होते हैं। तो ये लॉ जो है, दिस लॉ इज वैलिड इन बोथ मैकेनिक्स and relativistic mechanics। ये दोनों के अंदर जो है वो वैलिड है। तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि टा एक्स डी एल एक्स ओवर डी टी। ठीक है जी। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं टा वाई डी एल वाई ओवर डी टी और टा जेड डी एल जेड ओवर डी टी इन कंपोनेंट फॉर्म, क्योंकि वेक्टर तो वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे। तो अगर सपोज करें इनमें से एक टा एक्स यानी कि जो एक्सटर्नल टार एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं वो 0 हैं, तो डी एल एक्स ओवर डी टी और एल एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एल एक्स कांस्टेंट है, लेकिन एल वाई और एल जेड जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसमें एल एक्स कांस्टेंट है बट एल वाई एंड एल जेड आर चेंजिंग। सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है उसके ऊपर एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं कर रहा। अब आप सपोज करें कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और ये रिजिड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। कंसिडर a rigid body which is rotating about a fixed point। एक रिजिड बॉडी है जो फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो जो है वो मूव कर रही है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट। और यहाँ पर जो आई है, समेशन आई एम आई आर स्केयर आई, ये क्या है? ये रोटेशनल इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी का हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया। अब आपको इस बात का पता है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसका एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है वो होता है हमारे पास L इज इक्वल टू R क्रॉस P, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको हम लिख सकते हैं RP साइन ऑफ थीटा। और अगर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो एक्सेस ऑफ रोटेशन से, तो तब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है, यानी कि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होना चाहिए और साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर पी। अब आपको पता है कि यहाँ पर P जो है वो एम वी के बराबर है, तो ये हो जाएगा एम आर वी, ये हमारे पास आ जाएगा। और आपको इस बात का भी पता है कि V जो है वो आर ओमेगा के बराबर है, तो L ये V की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, एम आर इंटू आर ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा एम आर स्क्वेयर ओमेगा। दिस इज एम आर स्क्वेयर ओमेगा। तो यहाँ पर एम आर स्क्वेयर क्या है, ये आई है, ठीक है, और ये हो जाएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। दिस इज एन अदर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या एंगुलर मोमेंटम की कोई भी डेफिनेशन की जा सकती है कि एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी मैंने ये एक पार्टिकल के नीचे निकाला है, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंट है, ये किसके लिए था, इट इज फॉर सिंगल पार्टिकल, ठीक है जी। L is equal to I omega is the angular momentum for a single particle। तो ये तो सिंगल पार्टिकल के लिए हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर सपोज करें चूंकि रिजिड बॉडी है, तो इफ we have n number of particles, लेकिन अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू सो ऑन एम एन आर स्क्वायर एन ओमेगा एन। अब आपको इस बात का तो पता है कि एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम होती है, ठीक है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा एन, तो ये ओमेगा तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो m1 m2 m1, तो ये आ जाएगा m1 r स्क्वायर 1 प्लस m2 r स्क्वायर 2 अप टू सो ऑन mn r स्क्वायर n और बाहर इसके ओमेगा, ठीक है जी। ये चीज़ आ जाएगी, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। वेक्टर लगाना भी है तो फिर इन आर के ऊपर तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओमेगा के ऊपर लगा दें क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास अब ये सारी चीज़ क्या है, ये आई है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसको मैं समेशन फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ कि समेशन आई 1 to n, कैपिटल एन कह लो, हमने कैपिटल एन तक पार्टिकल्स लिए हुए हैं, कैपिटल एन कह लो, इसको छोटा एन कह लें, बड़ा एन कह लें, मर्जी है आपकी, जो मर्जी कह लें। आई 1 to n एम ऑफ आई आर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, तो आई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो निकल आया। अगर हम कहें कि L1 I1 ओमेगा 1 एक एंगुलर मोमेंटम है, और दूसरा हम कहें कि L2 I2 ओमेगा 2 एंगुलर मोमेंटम है, तो अगर हम कहें कि L1 L2 के बराबर है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये भी हमारे पास दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम in terms of angular velocity and moment of inertia। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इस टर्म में हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने जो है ये देख लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अच्छा, इसमें अब जो है ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, ये हमारे पास दो तरह का होता है। एक जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और दूसरा जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमारे पास यहाँ पर जो है वो एंगुलर मोमेंटम की दो टाइप्स जो हैं वो होती हैं। ठीक है, और इन दो टाइप्स में नंबर 1 पे हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरे नंबर पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी, आप देखें ये एक सर्कल है और इस सर्कुलर पाथ पर ये एक पॉइंट यूं इसकी लाइन के ऊपर मूव कर रहा है ऐसे, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन अगर यही बॉडी जो है अपने एक्सिस के अबाउट, मतलब अगर सपोज करें कि मैं कहूँ कि इस बॉडी के यहाँ पर ये एक्सिस है और ये इन एक्सिस के अबाउट इधर ही घूमना शुरू कर दें ऐसे, तो हम कहेंगे व्हाट इज़ दिस, ये इसकी स्पिन है और इस स्पिन की वजह से भी इसका एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली क्या है कि जब भी बॉडी की मोशन का एंगल चेंज होगा, जब भी बॉडी की मोशन का एंगल चेंज होगा तो तब हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर बॉडी की मोशन का एंगल चेंज नहीं होगा तो तब हमारे पास जो है वो लीनियर मोमेंटम होगा। लेकिन जब भी एंगल चेंज होगा तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो रोटेटिंग बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हमें पता है कि अच्छा, हमने अब इसके अंदर स्पिन, ऑर्बिटल को तो आपने भी डिस्कस किया, हमने स्पिन को करना है और स्पिन के अंदर हम देखेंगे एग्जांपल किसकी, द स्पिनिंग टॉप। ये लट्टू अगर आपने देखा हो तो वो अपने एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा होता है। मतलब स्पिन क्या चीज़ है, सपोज करें कि ये कोई एक्सिस है और कोई पार्टिकल यूं घूम रहा है, ये देखें, ये व्हाट इज़ दिस, ये अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, ये इस तरह करके ये अपने एक्सिस के अबाउट
स्पिन कर रहा है। तो लट्टू भी जो होता है, जो टॉप भी होता है, वो भी इसी तरह स्पिन करता है। तो हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पता है कि अगर इफ टा एक्सटर्नल 0 है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। यह हमें इस बात का पता है। व्हाट इज दिस? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर द रोटेटिंग बॉडी। लेकिन जब एक्सटर्नल टार्क किसी रोटेटिंग बॉडी के ऊपर एक्ट करे, ठीक है, और वो इसकी डायरेक्शन चेंज करे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करें कि अगर टा एक्सटर्नल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है जी, फिर एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है। जो अगर एक्सटर्नल टार्क एक्ट करे तो डायरेक्शन जो होती है, तो मैग्नीट्यूड जो है, जब एक्सटर्नल टार्क करे तो मैग्नीट्यूड, व्हेन टा एक्सटर्नल एक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम चेंजेस। तो मैग्नीट्यूड जो है वो एंगुलर मोमेंटम का सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ कि जब मैं एक्सटर्नल टार्क एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन अनचेंज्ड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड, बट द डायरेक्शन विल चेंज। आपने देखा होगा कि लट्टू जो है वो एक ही जगह पे स्पिन नहीं करता, वो साथ साथ घूमते घूमते यूँ आगे भी जा रहा होता है, मतलब यहाँ एक फिक्स नहीं होता। उसके क्या, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो एक्सटर्नल टार्क एक्ट करने की वजह से